हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। सेकंड हम देखेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन, कि किस तरह से राष्ट्र की दृश्य कल्पना की जाती है, किसी भी नेशन को फेस प्रोवाइड किया जाता है। और थर्ड वन हम देखेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, कि किस तरह से राष्ट्रवाद जो है वो जब साम्राज्यवाद के साथ जुड़ जाता है तो कैसे पूरे विश्व को एक डिजास्टर की तरफ ले जाता है। तो आइए हम ये शुरू करते हैं। आप लास्ट तक इन तीनों टॉपिक्स को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटेन की अजीब दास्तान, यानी द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली यूनिफिकेशन, और इस तरह से पूरे यूरोप में जो नेशन स्टेट्स हैं उनके बनने का प्रोसेस चल रहा है। और उसी सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि जो ब्रिटेन है उसका एकीकरण किस तरह से हुआ, उसका क्या स्ट्रेंज केस था। तो देखिए, जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो इसको मॉडल मानते हैं, यानी ग्रेट ब्रिटेन जो है उसको नेशन स्टेट्स का मॉडल माना है हमारे स्कॉलर्स ने। उन्होंने कहा है कि ये जो ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन है एक तरह से ये किसी एक रैपिड चेंज का रिजल्ट नहीं है, बल्कि यानी अचानक कोई रिवोल्ट नहीं हुआ यहाँ, बल्कि एक लॉन्ग स्ट्रगल का रिजल्ट है। एक लंबे टाइम तक स्ट्रगल हुआ और उसके बाद ये रिजल्ट तक पहुँचा है। 18th सेंचुरी में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट जैसा ब्रिटेन नहीं था। तो किस तरह से था? उस टाइम जो ब्रिटेन है वो डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स में ये डिवाइड था और इसकी पहचान थी इसके इथनिक ग्रुप्स। इथनिक ग्रुप्स जो थे उसमें ये बटा था, जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश, यानी इनकी जो आइडेंटिटी थी वो एथनिक थी, निर्जातीय, ठीक है। और इनकी अपने अपने कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, अपने अपने क्षेत्र में अपनी संस्कृति और शासन व्यवस्था के तरीके थे और ऐसे अपनी इनकी पहचान थी, ठीक है। अब धीरे धीरे किस तरह से ये जो अंग्रेज हैं, इंग्लिश, इन्होंने धीरे धीरे, यानी ये जो चारों थे इसमें अंग्रेज यानी इंग्लिश जो हैं वो धीरे धीरे प्रॉस्पिरियस बनते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है, साथ ही अपनी पावर बढ़ाते हैं। और देखते ही देखते ये जो अंग्रेज हैं, इंग्लिश, ये इन तीनों इतने ग्रुप्स पे एक तरह से अपना डोमिनेंसी स्थापित कर लेते हैं और इस तरह से जो ब्रिटेन है उसका यूनिफिकेशन एक तरह से पॉसिबल हो जाता है। तो देखिए, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये आपको लगभग, मैं रफली यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपको जो नीचे तक है ये आपको इंग्लैंड नज़र आ रहा है। ऊपर वाला जो हिस्सा है ये है स्कॉटलैंड का, और ये वाला जो हिस्सा है ये है आयरलैंड का, ठीक है। तो हम इस पूरी वीडियो में इसका यूनिफिकेशन देखेंगे, किस तरह से ये जो इंग्लैंड है ये स्कॉटलैंड को अपने साथ मर्ज कर लेता है और ये बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। और फिर ये ग्रेट ब्रिटेन है ये आयरलैंड को अपने साथ मिला लेता है और ये बन जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो इस पूरे वीडियो में हम इस स्टोरी को देखने जा रहे हैं। तो आइए, ये जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है ये कहाँ से शुरू होता है? ये जो इंग्लैंड है, इस इंग्लैंड में कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी? यहाँ मोनार्की थी, मोनार्की, राजतंत्र व्यवस्था। तो देखिए, अब यहाँ जो मोनार्की थी, यहाँ के लोगों ने 1688 में एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद क्या किया? यहाँ के लोगों ने एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद यहाँ की मोनार्की सिस्टम को फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया, ठीक है। और उसको हटाने के बाद यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टेब्लिश किया। यानी आप समझिए 1688 में एक लंबे स्ट्रगल के बाद यहाँ के लोगों ने जो मोनार्की थी उसको हटा दिया और पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टेब्लिश किया, यानी राजा की पावर कम कर दी, राजा को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया, यानी आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जैसा कंसेप्ट कर दिया, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा था। और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये जो पार्लियामेंट है,
इसी पार्लियामेंट का ही मेन रोल था। इसी के द्वारा, इसी के माध्यम से ये जो इंग्लैंड है, इसका जो पूरा एक यूनिफिकेशन का प्रोसेस है, ये कंप्लीट होता है। तो आइए हम देखते हैं ये किस तरह से कंप्लीट होता है। सबसे पहले इंग्लैंड ने, ये जो इंग्लैंड है, इस इंग्लैंड ने इस स्कॉटलैंड को अपने साथ मिलाया। कैसे मिलाया? देखिए, 1707 में इंग्लैंड का स्कॉटलैंड के साथ एक एक्ट ऑफ यूनियन पर साइन हुआ, ठीक है। और इस तरह से ये दोनों मिलकर क्या बन गए? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसे आप ग्रेट ब्रिटेन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लैंड के साथ जब स्कॉटलैंड मिल गया तो इसे कहा गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ओके, अब देखिए, आपको मैंने बताया था यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया। अब इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में किसकी डोमिनेंसी थी, किसका प्रभाव ज़्यादा था? इंग्लिश पीपल्स जो हैं, अंग्रेज, उनका ज़्यादा प्रभाव था। पार्लियामेंट में उन्हीं का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो धीरे धीरे इस पार्लियामेंट में क्या किया? इस पार्लियामेंट के अंदर इस तरह के रूल बनाए। उन रूल के द्वारा, उन लॉज के माध्यम से ग्रेजुअली स्कॉटलैंड की पावर को कम करने की कोशिश की। उसकी जो कल्चर है, उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो कॉस्ट्यूम्स हैं, हर चीज़ को धीरे धीरे रिप्रेस किया गया। और अपने जो इंग्लिश पीपल हैं, उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, अपनी ट्रेडिशन है, अपनी लैंग्वेज है, उसको स्प्रेड किया। यानी अब जो इंग्लैंड था वो इस एक्ट के बाद स्कॉटलैंड पर अपना प्रभाव जमाने में सफल हो सका। ऑफिशियली, व्यवहार में ऑफिशियली उसको ये राइट मिल गया, ठीक है। चूंकि अभी मैंने आपको बताया कि इस पार्लियामेंट में, ब्रिटानी संसद में इंग्लिश पीपल्स का ही मेजॉरिटी थी, दबदबा था। तो इन्होंने क्या किया? ग्रेजुअली, धीरे धीरे ब्रिटिश जो लोग हैं, इन्होंने अपनी पहचान को बढ़ाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, अपनी डोमिनेंसी को और बढ़ाने के लिए क्या किया? जो स्कॉटलैंड है उसकी कल्चर को, उसकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एक प्लान्ड वे में रिप्रेस कर दिया। साथ ही साथ आपको पता है ये क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, तो जो ब्रिटेन था वो प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी वाला देश था। और यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक दोनों में, चूँकि यहाँ प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी है तो इस इलाके में जो कैथोलिक्स हैं उनको भी रिप्रेस किया गया। कैथोलिक जो हैं उन्होंने ब्रिटेन की इस तरह की जो पॉलिसी है रिप्रेस करने की, उसका विरोध किया। इन्होंने अपनी लिबर्टी के लिए, आज़ादी के लिए एक तरह से विरोध किया, तो उनको रिप्रेस कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो स्कॉटलैंड है उसकी जो गॉथिक लैंग्वेज है, उसकी जो नेशनल कॉस्ट्यूम है, उसको भी पहनने के लिए बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया, डिनाई कर दिया, नहीं पहन सकते। और लोगों को इस तरह से टॉर्चर किया गया कि धीरे धीरे लोग जो है वो वतन छोड़ने के लिए, यानी देश छोड़ के वो दूसरे देशों में माइग्रेट करने लगे। तो इस तरह से जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने 1707 में स्कॉटलैंड जो है उसके साथ एक एक्ट किया, एक्ट ऑफ यूनियन। और इन दोनों का एक साथ जो यूनिफिकेशन है, उसके बाद इस पूरे एरिया को क्या कहा जाने लगा? ग्रेट ब्रिटेन कहा जाने लगा। और इस ग्रेट ब्रिटेन में जो ये पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट के माध्यम से इस तरह की रूल मेकिंग की गई कि इंग्लिश पीपल्स की डोमिनेंसी बढ़ती चली गई और इनकी जो कल्चर है, लैंग्वेज है, इनके जो ट्रेडिशंस हैं, उनको धीरे धीरे रिप्रेस कर दिया गया। ओके, आइए यही हाल जो है आगे आयरलैंड का होता है। चलिए हम देखते हैं। अब देखिए, ये वाला पोर्शन तो जो है पूरा, ये वाला पोर्शन तो पूरा यूनिफाई हो चुका है। अब ये पोर्शन जो आयरलैंड, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है आयरलैंड। अब देखिए, ये वाले जो पोर्शन है इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है इसका भी यही हाल हुआ। 1801 में इसको अपने साथ एग्रीमेंट कर लिया और इसको शामिल कर लिया अपने साथ, यानी ग्रेट ब्रिटेन ने इसको भी मिला लिया 1801 में। और इस तरीके से ये जो पूरा कलेक्टिवली है ये कहलाया यूके, यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो देखिए हम चलते हैं। आपने अभी देखा कि ये जो है ये प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी वाला एरिया है,
ये प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी वाला एरिया है, इंग्लैंड वाला, और यहाँ भी कैथोलिक को रिप्रेस किया। और अब इस इलाके में भी हम देखते हैं रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, और यहाँ भी दो धार्मिक गुट बन चुके थे, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो ये जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, इनमें जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो ब्रिटेन ने क्या किया, इंग्लैंड ने क्या किया, यहाँ जो माइनॉरिटी में जो प्रोटेस्टेंट थे उनको प्रमोट किया, ठीक है, और इस तरह से उन्होंने कैथोलिक्स को रिप्रेस कर दिया। और धीरे 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 उन्होंने जो लोग इनके अगेंस्ट थे उनको रिप्रेस करते चले गए, उनको बहुत ही ब्रूटली इन्होंने रिप्रेस किया। अब देखिए यहाँ के कॉमन पीपल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे एक लीडर थे वोल्फ टोन, इन्होंने अपनी जो पार्टी, एक तरह से जो गुट है यूनाइटेड आयरिश मैन, उसकी हेल्प से इंग्लैंड का पूरा विरोध किया। बट उनका जो अटैम्प्ट है ये फेलियर रहा, वो सफल नहीं हो सके। और इस तरीके से 1801 में आयरलैंड को भी इस पूरे इलाके में मिला लिया गया, और ये पूरा जो एरिया है ये क्या कहलाया, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो इस हिसाब से ये पूरा इलाका जो है, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया ये आज के टाइम में यूके कहलाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार यूनिफिकेशन होने के बाद जब ब्रितानी राज्य का निर्माण हो गया, तो इस नए राज्य का, नए राष्ट्र के नए सिंबल्स बनाए गए, नए प्रतीक चिन्ह, नए फ्लैग्स बनाए गए, यूनियन जैक, नया राष्ट्रगान बनाया गया, ओ गॉड सेव अवर नोबल्स। और इस तरह से इनको खूब बढ़ावा दिया गया। और ये जो स्टेट्स थे, ये जो नया देश बना, उस नए देश में ये जो स्कॉटलैंड और ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये केवल और केवल इसके सहयोगी बन के रह गए। इनके पास कोई रियल पावर नहीं थी, ये कोई डोमिनेंट एथनिक ग्रुप्स नहीं रह गए। ग्रेजुअली इन्होंने अपनी पहचान भी खो दी, और अब इसमें मेन कौन रह गए, इंग्लिश हैं, जो सबको लीड कर रहे हैं, सबको डोमिनेट कर रहे हैं। तो एक बार हम क्विक रिवीजन देखें कि इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड को मिलाकर बना ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड इज इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन। और ये ग्रेट ब्रिटेन के साथ जब ये मिल गया तो ये बन गया है यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा नया टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी राष्ट्र की दृश्य कल्पना। अब आप एक बात समझिए कि अगर आपको ये बात समझाई जाए, अगर आपको ये कहा जाए कि किसी भी राजा की, किसी भी XYZ आदमी की शक्ल बनाओ, मूर्ति बनाओ, तो इट इज़ वेरी इजी। आपको ये पता है कि इंसान को बनाने के लिए उसका एक ढांचा है, शक्ल, हाथ पैर मुंह, ये सब। तो आपको पता है कि उसका चेहरा कैसा हो सकता है, आंख नाक मुंह आप बना लेंगे। बट आपको कहें कि टू गिव द फेस टू द नेशन, इट्स अ वेरी टफ जॉब। अगर आपको कहते किसी राष्ट्र को चेहरा प्रदान कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आप सोच नहीं पाएंगे आप राष्ट्र को चेहरा कैसे दे। कोई इसकी बाउंड्रीज बनाएगा, कोई इसकी जोग्राफिकल चीज़ें दिखाएगा, कोई इसकी कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा। सबके अपने अपने आइडियाज़ हैं, तो ये एक टफ काम था। बट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी क्या हुआ, जो ब्रिटेन के आर्टिस्ट हैं, यानी यूरोप के जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ये काम को पॉसिबल कर दिखाया, ठीक है। यानी जो नेशन है उसको पर्सोनिफिकेशन कर दिया, पर्सोनिफाई, मानवीकरण, राष्ट्र को मानव के रूप में दिखाया, ठीक। और किस तरह से दिखाया, इसको नारी के भेष में दिखाया, ठीक है। नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई, मीन्स द फीमेल फिगर बिकम द एलिगरी ऑफ नेशन। यह 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्र को किस रूप में दिखाया, नारी की छवि के रूप में, फीमेल फिगर के रूप में। ओके, अब देखिए इसमें हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपको पता है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें मिलती है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो उसके आइडियाज़ थे, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, गणतंत्र, इनको स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे जो सिंबल्स हैं, प्रतीक चिन्ह हैं, उनका यूज़ किया। और इसी दौरान जो फ्रांस है उसको भी एक नारी रूपक में दिखाया गया, नारी के रूप में। तो देखिए पहले हम देखते हैं कि इनके प्रतीक चिन्ह, ये प्रतीक चिन्ह हम जनरली पहले पढ़ चुके हैं, 9th में भी पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में भी हमने देखा है। मैं ऑलरेडी 9th क्लास की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखिए कुछ प्रतीक चिन्ह, सिंबल्स बनाए लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जैसे टूटी हुई चेन आज़ादी का प्रतीक है। लाल टोपी जो है वो दास्ता के बाद, स्लेवरी के बाद आज़ाद होने का सिंबल है।
और इसी के साथ आंख पर पट्टी बांधे हुए एक महिला तराजू लिए खड़ी है, वो जस्टिस न्याय का प्रतीक है। तो धीरे धीरे ये पहले सिंबल्स को यूज किया, देन और क्या किया, नेशन को पर्सोनिफाई किया, यानी पूरे फ्रांस को पर्सोनिफाई करके महिला का रूप दिया, उसे नाम दिया फेमस क्रिश्चियन नेम मरियान। कहीं कहीं आपको ये मरियम भी मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये फोटो दिखाई दे रही है। ये जिस तरह से हम राष्ट्रवादी आंदोलन में भारत में हम भारत माता की जय, भारत की माता की तस्वीर बनाना, वो जिस तरह से लोगों को मोटिवेट करते थे, उसी हिसाब से ये जो मरियम है, इनकी प्रतिमा जो है, इनकी आइडॉल्स हैं, वो पूरे चौक चौराहों रस्तों पे लगा दी जाती थी। इससे लोगों में यूनिटी, एकता की भावना स्प्रेड करने की पूरी कोशिश की। लोग यूनाइटेड भी हुए, लोगों में पूरा जोश भी आया। साथ ही साथ ये जो मरियम है, इनकी जो छवि है वो कॉइन्स पे, पोस्टल जो स्टैम्प्स हैं आप देख पा रहे हैं, इन पर भी इनकी पोस्टर्स लगाए। तो कहने का भाव ये है कि नेशन को पर्सोनिफाई किया, मानव के रूप में दिखाया और महिला के रूप में दिखाया गया, और इस तरह से पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं को स्प्रेड करने में इसने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट कि किस तरह से जर्मनी में इसे पर्सोनिफाई किया। तो जर्मनी में इसे जर्मेनिया नाम दिया गया, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, और डिफरेंट तरह के जो सिंबल्स हैं उनके द्वारा जर्मनी की पब्लिक को यूनिफाई करने, उसमें नेशनलिस्ट फीलिंग को और ज़्यादा स्प्रेड करने की कोशिश की। तो देखिए आपको ये सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, तलवार दिख रही है, आपको ये ऑलिव का क्राउन दिख रहा है, ये आपको ब्रेस्ट जो कवच है वो दिख रहा है, आपको इसी के साथ साथ ये पीछे सन की जो किरणें हैं वो दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, फ्लैग दिखाई दे रहा है। इन्हीं सिंबल्स को यहाँ शॉर्ट में दिखाया गया है, देखिए ये सारे शॉर्ट में दिखाए हैं। तो बताया कि यहाँ भी जर्मनी में भी महिला जो है उसके रूप में जर्मन राष्ट्र को पहचान दी गई, और ये नाम था जर्मेनिया। ठीक है, जैसे भारत में भारत माता। तो यहाँ भी डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की। जैसे टूटी हुई जो बेड़ियाँ हैं, चेन्स हैं, टूटी हुई चेन्स, ये टूटी हुई चेन्स जो हैं वो आज़ादी का प्रतीक हैं। तलवार है वो मुकाबले का तैयारी की, यानी हम तैयार हैं अपने अधिकार लेने के लिए। बलूत के वृक्ष के पत्तों का, यानी जो ऑलिव क्राउन है, ये वीरता का, आपकी ब्रेवरी का सिंबल है। तलवार पे लिपटी हुई ऑलिव की डालियाँ, ये जो दिख रही है, शांति की चाह। ठीक है, इसके अलावा पीछे आपको सूरज की, उगते हुए सूरज की किरणें हैं। ये जो नया युग है उसका सूत्रपात दिखाया कि किस तरह से ये स्टार्टिंग ऑफ न्यू ईरा है। ठीक है, नए युग की शुरुआत है। इसी के साथ आपको एक फ्लैग दिखाया है, काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। ये हमने जो फ्रैंकफर्ट संसद पढ़ी थी, उस फ्रैंकफर्ट संसद में हमने देखा था किस तरह से जो लिबरल्स हैं उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया था। ये उस टाइम की रिप्रेजेंटेशन है। और इसी के साथ साथ ये ब्रेस्ट प्लेट दिखाई है विद ईगल, बाज छाप कवच, ये जर्मन की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारे जो सिंबल्स हैं उनके द्वारा, उनके माध्यम से लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को डेवलप किया गया, यानी एक नेशन को पर्सोनिफाई किया गया। ओके, तो आगे हम देखते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ हम देखने जा रहे हैं नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद को जब कोई देश की जो राष्ट्रवादी फीलिंग्स हैं, नेशनलिस्ट फीलिंग्स, वो नेशनलिस्ट फीलिंग्स जब इम्पेरियलिज्म के साथ जुड़ जाती हैं तो क्या होता है, तो ये पूरे विश्व को एक डिजास्टरस कंडीशन में ले आती है। अब आप समझिए कि जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, इसमें हम बाल्कन तनाव देखेंगे, बाल्कन जो मुद्दा है। देखिए, जब राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, यानी आपको ध्यान होगा 1789 फ्रांसीसी क्रांति से पूरे विश्व में राष्ट्रवाद का उद्गम माना गया, ओरिजिन माना गया। ठीक है, और आपको ध्यान है कि ये जो राष्ट्रवादी भावनाएं कैसी थी, ये बहुत लिबरल थी। फ्रांस के लोग अपने साथ साथ पूरे यूरोप के जो पब्लिक है उनको भी राइट दिलाने में ये मदद करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि पूरे यूरोप में लोग अपनी तानाशाही सरकारों को उखाड़ फेंकें और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। ओके, तो उसी चीज़ को आप ध्यान में रखिए। हम शुरू करते हैं। 19th सेंचुरी के अंतिम चौथाई में, मतलब लास्ट क्वार्टर, लास्ट 25 जो ईयर से 1875, इस टाइम आते आते जो नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवाद है, जो नेशनलिज्म है, वो वैसा नहीं रहा कैसा, जैसा कि 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में था। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में कैसा था, ये था आइडियलिस्टिक,
लिबरल और डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स वाला, यानी आदर्शवादी, उदारवादी और जनतंत्रवादी स्वभाव का था। एक वाइड कंसेप्ट था जो अपने साथ साथ दूसरे लोगों की भी भलाई चाहता है, उनको भी अधिकार दिलाने चाहता है। ये कोई संकीर्ण यानी नैरो कोई कंसेप्ट नहीं था। बट इन 1875 ये कैसा बन गया, ये एक सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया, यानी राष्ट्रवाद एक नैरो क्रीड और लिमिटेड एंड्स वाला हो गया। कैसा हो गया ये, अब लोगों में इनटॉलरेंस आ गई, अब उनमें टॉलरेंस खत्म हो गई, अनुदार हो गए। जब देखो तब ये एक दूसरे से लड़ने को तैयार हैं और इस राष्ट्रवादी भावनाओं को यूज करते हुए ये अपने इंपीरियल जो एम्स हैं, अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य, उनको पूरा करना चाहते हैं। यानी पब्लिक की जो नेशनलिस्ट एस्पायरेशंस हैं उनको यूज करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं और अपने जो एरिया है उसको बढ़ाना चाहते हैं। यानी एक तरह से एक देश दूसरे देशों को गुलाम बनाने की दौड़ में शामिल होने जा रहा है, जैसे भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो देखिए इसमें एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बाल्कन टेंशन। यानी यहाँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि 1871 में यूरोप में गंभीर राष्ट्रीय तनाव का मेन सोर्स क्या था। मेन सोर्स था बाल्कन क्षेत्र, ठीक है। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 इज बाल्कन्स। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि बाल्कन्स क्या है। तो देखिए हम बाल्कन को समझते हैं। ये हमने ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में बाल्कन को समझा था। आप उस वीडियो को भी अगेन देख के समझ सकते हैं। और यहाँ मैं आपको फिर से थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि बाल्कन जो क्षेत्र है बेसिकली जोग्राफिकली और अपने एथनिक इसमें डिफरेंसेस थे, यानी अलग अलग भौगोलिक इकाइयाँ थी और अलग अलग नृजाति समूहों में ये बटा हुआ था। सिंपल भाषा में हम समझें तो प्रेजेंट के जो देश हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, ये सारे जो प्रेजेंट के देश हैं, ये कलेक्टिवली उस समय इनके ऊपर एक पावर का अधिकार था, ऑटोमन एम्पायर तुर्की का, जिसको हमने ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में स्टडी किया है। उसका राइट था इन सब कलेक्टिवली इन सभी देशों पर, और इन्हें ही कहा गया है बाल्कन प्रायद्वीप। क्लियर। और इसको इस पूरे एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें कहा गया स्लाव। तो अगेन यहाँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। स्लेव्स नहीं है, ये दास नहीं है, स्लाव। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं बाल्कन क्षेत्र। तो देखिए आपको ये एक रफ सा एक मैप नज़र आ रहा है। ये आपको पूरा यूरोप वाला एरिया नज़र आ रहा है। यहाँ नीचे अफ्रीका नज़र आ रहा है आपको, और यहाँ अगर आप देखें तो आपको ये मेडिटेरियन सी नज़र आ रहा है। मेडिटेरियन सी, ये आपको इटली नज़र आ रहा है, और ये एरियाटिक सागर, और यहाँ एजियन सागर। तो देखिए ये जो एक प्रायद्वीप है, ये वाला जो प्रायद्वीप है, ये वाला हिस्सा, इससे बाल्कन स्टेट्स कहा गया। आपको दिखाई दे रहा है यूनान, ये यूनान पहले ये आपको तुर्की नज़र आ रहा है। पहले तुर्की देखिए, तुर्की का एम्पायर है, लार्ज एम्पायर। ये ना केवल ये 3 महाद्वीपों में एक तरह से एक्सपेंड था, ना केवल यूरोप बल्कि एशिया, और नीचे हम देखें तो अफ्रीका में भी। तो इस तरह से ये आपको तुर्की नज़र आ रहा है। तुर्की पर यानी ऑटोमन एम्पायर का जो रूल था वो इस एरिया में भी था, ठीक है। ये एरिया था बाल्कन स्टेट्स वाला, ठीक है। और यूनान अपने आप को आज़ाद करवा लेता है, और द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत ये एक यूनान, एक ग्रीक जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। ओके, तो ये जो बाल्कन है, प्रेजेंट में आपको ये कंट्रीज नज़र आ रहे हैं। देखिए रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, ये सारे आपको कंट्रीज नज़र आ रहे हैं जो आज एक इंडिपेंडेंट नेशन है। तो आइए हम आगे देखते हैं। देखिए ये जो बाल्कन स्टेट्स हैं, इनके ऊपर ओटोमन जो एम्पायर है उसका शासन था। हम ऑटोमन एम्पायर पढ़ चुके हैं। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने जाना था कि किस तरह से जो यूनान है वो ऑटोमन से अपनी आज़ादी प्राप्त करता है कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी के तहत। तो देखिए वो जो ग्रीस है वो भी यूरोपियन जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, राष्ट्रवादी जो भावनाएं स्प्रेड हो रही हैं, उनसे मोटिवेट हो रहे हैं। तो उसी तरह से जो यूरोप में नेशनलिस्ट फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, लिबरल्स, रोमांटिसिज्म, इनसे धीरे धीरे पूरा यूरोप है उसमें राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार हो रहा है।
और इसी का रिजल्ट है नेशन स्टेट्स बनते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, ये सारा प्रोसेस चलता है। तो इसी के तहत जो ये अपने बाल्कन हैं ये भी मोटिवेट होते हैं, और दूसरी तरफ जो ऑटोमन है उसका डिक्लाइन धीरे धीरे शुरू हो गया, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया। इवन ऑटोमन ने, टर्की ने जो अपना मॉडर्नाइजेशन है और इंटरनल जो रिफॉर्मेशन है उनको भी किया, पूरी कोशिश की कि अपने देश को बचाए रखे वो, बट फिर भी वो इस काम में फेल रहा। ठीक है, और धीरे धीरे ये जो यूरोपियन जो नेशंस थे ये उसके चंगुल से निकलकर आज़ाद होने लगे, और अब जो बाल्कन क्षेत्र के स्टेट्स हैं वो भी अब कोशिश करने लगे कि धीरे धीरे वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लें। उन्होंने ये प्रूव कर दिया हिस्ट्री के माध्यम से कि पहले कभी ये देश आज़ाद थे, बाद में विदेशी शक्तियों ने इन पे अधिकार कर लिया, और अब ये फिर से अपनी आज़ादी प्राप्त करके रहेंगे। तो हिस्ट्री के थ्रू लोगों को इन्होंने मोटिवेट किया। तो जैसे जैसे ये स्लाव जो लोग हैं इनमें अपनी पहचान के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ये बाल्कन का इशू बहुत ज़्यादा टेंशन का मुद्दा बनता जा रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा, या क्या कहते हैं हम, इंटेंस कन्फ्लिक्ट का सोर्स बनता जा रहा था, और ये एक टेंशन का मुद्दा था। ये बहुत ही अलार्मिंग कंडीशन थी। अब देखिए, जो जो बाल्कन स्टेट्स थे ये एक तरफ तो ये दो तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। एक तरफ तो ये ऑटोमन एम्पायर के साथ कर रहे थे, दूसरा ये आपस में भी स्ट्रगल कर रहे थे कि कहीं दूसरा जो स्टेट है वो ज़्यादा एरिया कवर ना कर ले, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र ये हथियाना चाहते थे। ये एक दूसरे से जेलस फैक्टर्स था इनके अंदर कि कोई दूसरा जो स्टेट है वो कहीं ज़्यादा एरिया कवर ना कर ले। तो इस तरह से इनका दोहरा जो है वो स्ट्रगल चल रहा था, आपस में भी संघर्ष, साथ ही साथ ऑटोमन के साथ भी। अब देखिए, जो बाल्कन स्टेट्स हैं इनके पास कोई ज़्यादा पावर नहीं थी, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, इनके डिस्प्यूट्स हैं वो थोड़े टाइम में ख़त्म हो सकते थे, बट इनके साथ जो पावर्स हैं वो पावर्स जुड़ गई। कौन सी पावर्स? यूरोपियन पावर्स जुड़ गई, और यूरोपियन पावर जुड़ गई तो ये बाल्कन जो मुद्दा है ये बहुत आगे बढ़ गया, और इसने पूरे विश्व को एक विनाश की तरफ ला खड़ा किया। तो देखिए, बाल्कन जो मुद्दा है उसमें ये जो यूरोपियन पावर्स हैं ये इंटरफेयर करने लगी, क्योंकि ये चाहती थी कि वहाँ अपना ट्रेड का डेवलपमेंट हो, अपनी कॉलोनीज बनाएं, साथ ही साथ नेवी का सेंटर बनाएं और नौसैनिक अड्डा बनाएं। तो देखिए, एक बार हम फिर से मैप देखते हैं। आप गौर कीजिए, ये जो रूस, साथ ही साथ रूस, इसके साथ ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इंग्लैंड, ये चार देशों ने इन जो बाल्कन स्टेट्स हैं इनको मदद की। अब आप थोड़ा गौर से समझिए, क्यों मदद की? रशिया है, वो रशिया चाहता है कि उसे यहाँ इस क्षेत्र में उसका अधिकार हो, ये मेडिटेरियन सी तक उसको एक सैनिक छावनी बना सके वो, ताकि वो इस क्षेत्र से यहाँ पूरे एरिया में कंट्रोल कर सके। ऐसे ही आप देखिए, ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी है ये भी चाहता है इस एरिया में अधिकार करना, वो भी यहाँ नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता है, अपने ट्रेड को बढ़ाना चाहता है मेडिटेरियन सी से। जर्मनी है तो जर्मनी भी चाहता है कि वो उसको यहाँ से घूम के उसे आना पड़ता है, क्यों ना यहीं उसे एक सेंटर मिल जाए, और ऐसे ही इंग्लैंड भी चाहता है। तो ये सभी देश चाहते हैं, ये सारे साम्राज्यवादी देश हैं, ये दूसरे देशों यानी बाल्कन क्षेत्रों के माध्यम से यहाँ ये अपने सेंटर, अपने अड्डे बनाने चाहते हैं, ताकि ये अपने साम्राज्य को विस्तार कर सकें। ठीक है, तो इसमें शामिल होने वाले देश कौन से थे? इसमें शामिल होने वाले देश मैंने आपको बताया, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी यानी ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, यानी ये साम्राज्यवाद की प्रसार हो रहा है या इंपीरियलिज्म यहाँ बढ़ रहा है। अब देखिए, बाल्कन स्टेट तो आपस में लड़के ख़त्म भी हो जाते, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं थी, बट जब ये पावर्स इनके साथ जुड़ गई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक बहुत बड़े विनाश की तरफ ला दिया। मीन्स नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू द डिजास्टर। पूरे यूरोप को एक महान विपदा यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ ला खड़ा किया, जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सिरजोवा, सर्बिया की राजधानी जो है वहाँ उसकी हत्या हो गई। ये एक इंस्टेंट कॉज था, एक तात्कालिक कारण था, लेकिन मेन रीज़न था इनकी इंपीरियल एस्पायरेशंस, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं कि मेरा साम्राज्य ज़्यादा विस्तृत हो। तो देखिए, इस तरह से जब राष्ट्रवादी भावनाएं साम्राज्यवाद के साथ जुड़ जाती हैं तो क्या होता है, तो वो
एक गहरे तनाव का कारण बन जाती हैं। तो देखिए, इतिहासकार कहते हैं कि यूरोप के जो राष्ट्रवाद के विचार थे, ऐसे विचार पूरे विश्व में और कहीं भी विकसित नहीं हुए, क्योंकि हर स्टेट के, हर देश के अपने तरह का राष्ट्रवाद विकसित हुआ। अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियाँ थी, अलग अलग परिस्थितियों, अलग अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से वहाँ राष्ट्रवादी भावनाएं विकसित हुई। और लेकिन पूरे विश्व में एक बात समझ आ गई कि मानव की प्राकृतिक इकाई जो है वो है एक नेशन, एक राष्ट्र। राष्ट्र के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। और ग्रेजुअली क्या हुआ, ये जो कॉलोनीज़ हैं, इन कॉलोनीज़ में भी इन इम्पीरियल पावर्स के अगेंस्ट जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, आज़ादी का संघर्ष है, वो तेज होने लगा, वो स्पीड पकड़ने लगा और धीरे धीरे वो आज़ाद भी होने लगी। ये इसका एक एग्जांपल है इंडिया। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो इंडियंस हैं, यहाँ भी, हमारे देश में भी ये नेशनलिस्ट मूवमेंट और ज़्यादा तेज होता है। और इसके बारे में हम ज़्यादा डीप पढ़ेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन उसको हम करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद। तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वो ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा। इस पूरी स्लाइड में हमने 3 टॉपिक देखे कि जर्मनी का कैसे स्ट्रेंज केस था, और इसी के साथ हमने देखा विजुअलाइजेशन जो है नेशन का कैसे विजुअलाइजेशन होता है, और साथ ही साथ जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो हैं जब वो इम्पेरियलिज्म के साथ मिलती हैं तो कैसे वो एक डिजास्टर्स कंडीशन हमारे लिए पैदा कर देती हैं, किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध की तरफ लाख खड़ा किया। तो इस पूरे चैप्टर में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद और एकीकरण की कंडीशन पढ़ी कि वर्तमान में जो देश हैं वो अपनी प्रेजेंट कंडीशन में कैसे आए, और किस तरह से जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो साम्राज्यवाद के साथ जुड़ के कैसे नया रूप ले लेती हैं, और पूरे वर्ल्ड में ये जो कंट्रीज़ हैं कैसे अपनी कॉलोनीज बनाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आप इसको समझिए, बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसके नए वीडियो की सब्सक्रिप्शंस नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू विद नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 3।